मैं चाय के ट्रे हाथ में पकड़े भाई के कमरे की तरफ जा रही थी और कमरा दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि भाभी तो बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। बेड की सफेद चादर पूरे खून से लिपट हो चुकी थी। भाई ने तो भाभी के साथ एक ही रात में इसका ये हाल बना दिया था। वो अभी भी परजोश में था अपनी बीवी के साथ फिर से करने के लिए, और शादी की रात मेरा भाई जल्दी से अपने कमरे में चला गया। ये लड़की मेरी दोस्त थी और अगले दिन भाभी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। इसकी हालत तो भाई ने एक ही रात में बुरी कर दी थी। भाई के दांतों के निशान इसके पूरे वजूद में वाज़ा हो रहे थे। ऐसे कोई जगह न थी कि इसके दांतों के निशान ना हो। जब थोड़ी देर बाद भाभी होश में आई और जब शादी की रात का बताने लगी तो सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि भाई तो भाभी का पूरा। आज हमारे घर में मेरे भाई की शादी हुई थी और दुल्हन को मैं खुद इसके कमरे में छोड़ कर आई थी, लेकिन हम सब लोग डरे हुए थे। कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो हमारे साथ हुआ था अगर कोई जान लेता तो हैरान रह जाता। मेरी माँ तो मुसल्ले पर ही बैठ गई थी, कह रही थी सुबह तक दुआ करूंगी तो भी बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे घर में बहुत काम थे। काम खत्म हो गए, थोड़ी देर बाद आंख लग गई। जब सब लोग सुबह उठे और भाई के कमरे का दरवाजा खोला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि जो भाभी की हालत थी इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भाई ने सारी रात इसका। हमारा एक ही भाई था और वो भी ऐसा कि इसने पूरे घर को संभाला हुआ था। हम 3 बहनें थी और 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरा नाम हानि है। फिलहाल इस घर में मैं और मेरी माँ ही थे। जो 2 बहनों की शादी हुई थी वो भी घर आती जाती रहती थी। जब भाई की शादी के बारे में सोचा तो माँ का कहना था कि इसकी शादी नहीं करवाते। हमने कहा क्यों? तो माँ ने कहा देखो ये कमाने वाला लड़का है, अगर इसकी शादी हो गई तो ये हमें पैसे नहीं देगा और अपनी बीवी के आगे पीछे फिरने में गुजार देगा। हमें लगा कि माँ मजाक कर रही है। हम तीनों बहनें साथ बैठी थी। हमने कहा माँ कैसे बातें कर रही हो, इस बात के पीछे क्या है? हम अपने भाई की शादी नहीं करवाएंगे और कब तक नहीं करवाएंगे, शादी तो करवानी पड़ेगी। तो वो कहने लगी हाँ मैं तो मजाक ही कर रही थी। खैर मेरी बड़ी बहन ने अपने ससुराल से एक लड़की तलाश ली। इसने कहा बहुत ही अच्छी लड़की है, मैंने भी देखी है, इसके साथ शादी करवाते हैं। हमने कहा हाँ, लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की यही ख्वाहिश थी कि शादी तो मैं आप लोगों की पसंद की लड़की से कर लूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। लड़कों को तो खूबसूरत लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। खैर वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। इसके साथ भाई की शादी पक्की हो गई। भाई को वो तस्वीर दिखाई तो वो मान गया। इसने कहा हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, क्योंकि हमारा एक ही भाई था। हम लोग खूब नाचे गाए, हमने सारी रस्में निभाई। जब शादी की रात थी तो मैं अपनी भाभी के पास ही बैठी थी। भाई कमरे में आने वाला था। भाभी को हमने कमरे में पहले से ही बिठा दिया था। मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भाभी के साथ ना तो कोई उल्टी बात की, ना ही कोई उल्टा मजाक किया और ना ही कोई ऐसी बात की जो भाभी को बुरी लग जाए। लेकिन मेरी माँ जब कमरे में आई तो इनके हाथ में सफेद रंग की चादर थी। हम सब समझ गए कि वो क्या करना चाहती है। मेरी बड़ी बहन शाजिया के ससुराल से ये लड़की आई थी जिसका नाम सीमा था। इससे पहले कि सीमा इस चादर की तरफ देखती, शाजिया ने माँ का हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गई। कहने लगी आप क्या कर रही हो? आप तो मेरा भी नाम बदनाम करवा दोगी मेरे ससुराल में। अरे वो मेरे शौहर की चाची की बेटी है, आप कैसी बातें कर रही हैं? किन हरकतों पर उतर आई हो? मेरी माँ ने कहा तुझे नहीं पता, आजकल की लड़कियों का एक लड़की ने 4 बॉयफ्रेंड बनाए हुए होते हैं। जब दिल भर जाता है तो शादी कर लेती है, और ये सब तो रिवाज है। क्यों तेरे साथ नहीं हुआ था क्या? शाजिया ने कहा हाँ नहीं हुआ था। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और अगर इन्हें सब पता चला तो सोचो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वो तो यही कहेंगे कि जब हमने तुमसे कोई सबूत नहीं मांगा तो तुमने हमारे घर की बेटी को क्यों चेक किया। मेरी माँ चुप हो गई। मैंने अपनी बहन से कहा शुक्र है हम सबने देख लिया था, नहीं तो भाभी के सामने हम लोग शर्मिंदा हो जाते। ये अच्छी बात है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो फिर इनके साथ भी नहीं होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि भाभी के आते ही तुम तीनों ही इसके आगे पीछे मंडवा रही हो। मेरी बहन शाजिया को इसके ससुराल वालों ने बहुत अच्छे से रखा हुआ था, इसलिए तो वहीं से लड़की लेकर आई थी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। इसके बाद भाई भी कमरे में चला गया, लेकिन हमें क्या पता था कि जब सुबह होगी तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। जब सुबह हुई तो भाई उठकर बाहर आ गया, लेकिन सीमा नहीं आई। हम लोग कमरे में गए
तो वो मुंह तक रजाई ताने सो रही थी, क्योंकि शादी तो इनकी सर्दी में हुई थी। हम अंदर चले गए। हमने कहा ऐसे भी क्या नींद, और फिर नए घर में जाकर कहाँ नींद आती है, अभी इसके लिए तो ये घर पराया ही था। जब इसे जगाने के लिए आवाज दी तो वो सुन ही नहीं रही थी। 2-3 बार आवाजें दी, सीमा सीमा, नकली खांसी की, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। अब हम लोग परेशान होने लगे कि बात क्या है, ऐसी भी कौन सी नींद है। जब मेरी बड़ी बहन ने जाकर इसके चेहरे से रजाई हटाई तो हमारे कदमों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई। हमें ऐसा लगा जैसे हमने कोई बुरा सपना देखा हो जो टूट ही नहीं रहा था। साफ पता चल रहा था कि सीमा अब इस दुनिया में नहीं थी। इसका चेहरा नीला पड़ चुका था और इसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वो ना जाने कब से दुनिया से जा चुकी थी। ये सब कैसे हुआ, इसका जवाब तो सिर्फ हमारा भाई दे सकता था, लेकिन वो तो ऐसे उठकर आया जैसे इसे कुछ भी पता नहीं था। उसे फौरन कमरे में लेकर आए और माँ को भी बुलाया। जब सबने ये देखा तो वह हैरान रह गई। इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी माँ भी ऐसे खड़ी थी जैसे इन्हें होश ही ना हो, क्योंकि अब हमें यह बात लड़की के माँ बाप को भी पता नहीं थी और घर में मेहमान भी थे। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। बहुत बातें हुई, कई इल्जाम लगे, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो इसमें साफ लिखा था कि इस लड़की के साथ किसी ने कुछ बुरा नहीं किया था। यह अपनी मौत खुद मरी थी, इसलिए हमारे भाई पर कोई इल्जाम नहीं आया और सबूत भी कोई नहीं था। वो लोग कुछ नहीं कर सके। लेकिन इसके बाद मेरी बहन शाजिया के ससुराल में इसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रही थी। ये बात वो पहले ही समझ गई थी। वो उसी दिन को कोस रही थी जब इसने अपने ससुराल से किसी लड़की का रिश्ता बताया था। 2 महीने तक शाजिया हमारे घर में ही बैठी रही। इसके शौहर को इससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन सब लोग इसे ही ताने दे रहे थे कि तुम्हारे भाई ने ही कुछ किया है, जबकि कोई सबूत नहीं मिला था। इस बात को 2 साल गुजर गए तो हमने फिर से भाई की शादी करवाने के बारे में सोचा, क्योंकि भाई डिप्रेशन में जा रहा था। इसकी बातें पहले जैसी नहीं रही थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा भाई अपने साथ कुछ कर बैठे। जब इसकी पहली शादी करवाई थी तो वो 24 साल का था और अब 26 साल का हो गया था। अगर कुछ साल और गुजर जाती तो वो 30 साल का हो जाता। हमारी फैमिली में लड़कों की शादी इतनी देर से नहीं होती थी, जल्दी करवा देते थे। हम सब बहनों की शादी भी तो जल्दी हुई थी और मेरा भी नंबर आने वाला था। इस दफा मेरी दूसरी बहन ने रिश्ता तलाश किया था, लेकिन ये इसके ससुराल से नहीं था, बल्कि इसकी किसी दोस्त की छोटी बहन थी जिसे पिछले मामले के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इस बार शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं की, क्योंकि ना तो कोई खुश था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे। इस वाली भाभी का नाम सूबिया था और वो दिखने में ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की। शादी की रात तो गुजर गई और दूसरी रात भी बीत गई, लेकिन शादी के तीसरे दिन सूबिया भाभी के साथ भी वही हुआ जो सीमा के साथ हुआ था। हम सब हैरान रह गए और हमारे भाई को इस बार भी पता नहीं चला। इसने कहा, अरे तो सीधे जाकर सो गया था, क्योंकि मेरा मूड खराब था। जब वो उठा तो इसने खुद ही चीजें देखी और सबको बुलाया, और फिर पता चला कि सूबिया इस दुनिया में नहीं रही। बहुत बड़ा माशा बन गया था। वही सब कुछ फिर से हुआ। पहले जो ये सब कुछ हुआ था तो हमारे परिवार वाले हमारे साथ खड़े थे, लेकिन अब हमारे परिवार वालों ने भी हम पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, लगता है ये लोग ही बुरे हैं, पता नहीं इनके घर में क्या है। अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते थे। अगर यहाँ पर रहते तो कलेश रुकता ही नहीं। हम लोग हमारे गांव वाले घर में चले गए और हमने 1.5 साल वहां गुजारा। इसके बाद हम लोग वापस आए, अपना घर बेचकर एक और घर खरीद लिया। इस घर को सेट किया और अब यहाँ रह रहे थे। हमारा मोहल्ला बदल गया था। एक दिन हम तीनों बहनें साथ बैठी थी तो मैंने कहा, ये सब जो हो रहा है क्या आपको अजीब नहीं लगता? उन्होंने कहा, अजीब तो है, लेकिन एक इंसान के साथ एक ही हादसा दोबारा होना भी कोई इतनी अजीब बात नहीं है। हो सकता है कोई बात हो। मैंने कहा, इस कमरे में तो सिर्फ भाई होता है। तो मेरी बहन शाजिया कहने लगी, क्या तो अपने भाई पर इल्जाम लगा रही है कि इसने ये सब कुछ किया है? वो ऐसा क्यों करेगा भला? कौन अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? बनने वाली बीवी के साथ ऐसा करता है जो सारी जिंदगी इसके साथ गुजारने वाली होती है। और फिर तूने अपने भाई की हालत नहीं देखी? पिछली बार भी वो कितना परेशान था और अब तक भी वो नॉर्मल नहीं हुआ है। इतनी देर तक कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भाई कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता हो और इसे खुद ही पता ना हो। मेरी बहन ने कहा, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? हमारी शादी हो चुकी है, हमें पता है सारी बातों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं होता है।
तेरी शादी नहीं हुई है इसलिए तो ऐसी बातें सोच रही है। इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर जब 3 साल गुजर गए और हमारा भाई 29 साल का हो गया तो वो खुद ही एक लड़की पसंद करके ले आया। वो लड़की इसके ऑफिस में काम करती थी। इस लड़की की पहले शादी हुई थी लेकिन इसका शौहर इस दुनिया में नहीं था। मेरी माँ ने कहा तो ये बेवा से शादी करेगा? तो मेरे भाई ने कहा कि हाँ मुझे ये अच्छी लगती है और वैसे भी वो कौन सी अपनी मर्जी से बेवा हुई है। मेरी भी तो पहले 2 शादियां हुई हैं। और मैंने सारा को इन दोनों के बारे में बताया। इस लड़की का नाम सारा था। हम लोग इस बार शादी करने के हक में नहीं थे। हमने कहा नहीं करनी है शादी, नहीं तो फिर कुछ हो जाएगा। हमारे रिश्तेदारों ने हमें कहा था कि शायद आप लोगों पर किसी ने काला जादू करवा रखा है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है कि आपके भाई की कोई भी बीवी जिंदा नहीं रहती है और अगले ही दिन इस दुनिया से चली जाती है। आप लोग इसे काले जादू का तोड़ करवाएं। हम लोग इन बातों को मानते नहीं थे। फिर भी एक दिन जबरदस्ती एक औरत को घर बुलाया था जिससे मैंने ऑनलाइन बात की थी। वो हमारे घर में आई। बड़ी बड़ी आंखें थी इसकी जिन पर इसने काजल लगाकर इन्हें और बड़ा किया हुआ था। इसने पूरे घर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, हम सबको देखा। इसने कहा और जाते जाते इसने मेरे कान में कहा तुम पर किसी ने भी काला जादू नहीं करवाया है। अगर वो कोई झूठी औरत होती तो कहती कि हाँ काला जादू करवाया है, तोड़ करवाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। लेकिन इसने सीधा कह दिया कि आप लोगों के ऊपर किसी ने भी काला जादू नहीं करवाया है। आप लोगों का घर बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें और जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। इसलिए ये बात भी खत्म हो चुकी थी। सारा के साथ भाई ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसने कहा कि मैं बिल्कुल भी कोई हंगामा नहीं करना चाहता हूँ और ना ही किसी को बताना चाहता हूँ। और शादी अच्छे हिसाब से भी हो गई थी और कानून के तहत भी शादी रजिस्टर हो गई थी। सारा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। वो बाहर से आई थी और अपने किसी रिश्तेदार के साथ रहती थी और यहाँ किसी हॉस्टल में रह रही थी। शायद इसीलिए भाई को भी वो अच्छी भी लग गई होगी क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं था। इसे लगा कि इसके साथ जिंदगी आसान गुजरेगी। इस बार भाई ने कहा कि इसके कमरे का दरवाजा खुला रहेगा और शुरू के 1 हफ्ते तक आप में से कोई भी अचानक कमरे में आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। और इस बार भाई ने ये भी कहा कि वो अपनी सुहागरात नहीं मनाएगा बल्कि अपनी बीवी के साथ पहला हफ्ता हानि गुजारेगी। जैसे ही मेरे भाई ने ये बात कही तो मेरी माँ ने हंगामा शुरू कर दिया। इसने कहा कि ये कैसे तुम्हारे कमरे में 1 हफ्ता गुजार सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? तो माँ ने कहा कि तुम इसे ब्याह कर लाए हो और इससे इतनी देर दूर रहोगी तो ये अब शगुन होगा। भाई ने कहा कि इस घर में किसी की मौत हो जाए इससे अच्छा कि बस अब शगुन हो जाए। 1 हफ्ते तक मैं अपनी बीवी से दूर रहूंगा और दुआ करूंगा, इसके बाद ही मैं इसके पास जाऊंगा और हानि इसके साथ सोएगी। लेकिन माँ इस बात के सख्त खिलाफ थी पर फिर भी भाई ने मना लिया तो वो मान गई। 1 हफ्ते इसी कमरे में थे और रात को सोच रही थी कि हो सकता है किसी ने सच में काला जादू कराया हो, कोई चुड़ैल आती हो जो भाभीियों को इस दुनिया से भेज देती हो। और आज मैं यहाँ सो रही हूँ तो कहीं मेरी बारी ना हो। मैं पूरी रात सोई नहीं, बस धक्के से नींद आ जाती थी। सुबह उठकर मैं सबसे पहले भाभी को देखती थी कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। भाभी बिल्कुल ठीक होती थी। हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। दिन में भाई भाभी एक साथ बैठते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, बाहर भी जाते थे। लेकिन रात होती तो वो मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुला लेते और भाई बाहर जाकर सो जाता। हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। 1 हफ्ता तो गुजर गया, ऊपर से 2-3 दिन भी गुजर गए। फिर एक सुबह घर में भाई की चीखें सुनी तो दिल पर हाथ रख लिया और समझ गया कि कुछ बुरा हो गया है। भाभी के अंदर अभी जान थी लेकिन इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। इनका चेहरा नीला पड़ रहा था, हाथ पांव सूज रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना था लेकिन रास्ते में ही वो इस दुनिया से चली गई। मेरा भाई भी बेहोश हो गया और गाड़ी हॉस्पिटल से वापस मोड़ ली गई। सारा भाभी का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसका कफन दफन भी हमने ही किया और किसी को पता नहीं लगने दिया। हम लोग वैसे भी दूसरे मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ले के कुछ लोग आए थे लेकिन इन्हें पता नहीं था कि पहले हमारे साथ क्या हुआ है। अब तो शक हो गया था कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमारी आंखों के सामने से गुजर रही है लेकिन हम लोग इसे देख नहीं पा रहे हैं। मैं कमरे में ही थी। जिस रात मैं कमरे से निकली उस रात ये सब कुछ हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? 8 दिन तक मैं उस कमरे में थी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जैसे ही मैं 9वें दिन कमरे से बाहर निकली और मेरा भाई अंदर जाकर सोया तो ये मामला हो गया। मेरा भाई इस बार ऐसा टूटा था कि हम बता नहीं सकते थे क्योंकि ये लड़की इसने खुद पसंद की थी और इसने इसके साथ साथ 8 दिन भी गुजारे थे। ये लोग बाहर भी जाते थे, खाते थे, पीते थे, एक दूसरे से बातें भी करते थे। इसलिए इसके दिल पर चोट लगी थी
और इसने कह दिया था कि मुझे किसी से शादी ही नहीं करनी है। वक्त भी गुजारने लगा था। मेरा भाई 30 साल का हो गया था। इन्हीं दिनों मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आई जो शादी करके बाहर के मुल्क चली गई थी। इसके बाद से इसने मुझसे कोई सिमरिंग नहीं किया था। आज अचानक कॉल की तो मैं इससे बातें सुनाने लगी कि तेरी क्या अनोखी शादी हुई थी, जो शादी के बाद तूने ना कोई मैसेज किया ना कोई कॉल, बिल्कुल कांटेक्ट में ही नहीं रखा। ऐसा थोड़ी होता है, शादी हो गई तो क्या हमें भूल गई, और अब तुझे ख्याल कैसे आ गया। मैं बोलते ही जा रही थी, पूछ रही थी कि जीजू कैसे हैं, लगता है तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इन्हें पाकर तो हम सबको भूल ही गई। अचानक मुझे इसके रोने की आवाज आई और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, नेहा क्या बात है, क्या हो गया। इसका नाम नेहा था। वो कहने लगी, तेरे जीजू ने तो मुझे 1 महीने बाद ही छोड़ दिया। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या तू कहाँ है, इसमें तू कब से इंडिया वापस आ गई हो, लेकिन पता चला कि तुम लोग इस मोहल्ले से शिफ्ट हो गई हो। बड़ी मुश्किल से पुरानी डैडी से तेरा नंबर निकाला और तुझसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा, तू वहीं पर रुक, मैं तेरे घर आ रही हूँ। मैं इसके घर चली गई। जब मैंने इसे देखा तो हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारी 10 साल बूढ़ी हो गई है। गलत इंसान के साथ आप 1 महीना भी गुजार लो तब आपके साथ यही होता है। मेरी ये दोस्त डॉक्टर थी और अच्छी भली समझदार लड़की थी, अच्छे परिवार से थी। बचपन से मैं इसे जानती थी। मुझे पहले ही पता चल गया था कि इसमें इसकी गलती नहीं है। उसने कहा, शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे पता चल गया कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, मुझ पर हाथ उठाता था, झगड़ा करता था और मैं हैरान रहती थी। कहती थी कि पता नहीं उसे क्या दिक्कत है, जबकि मैं कोई गलती भी नहीं करती थी। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि शायद वो पागल है, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी थी। फिर उसकी माँ ने यह बात बता दी और कहा कि हाँ, हमने सोचा था कि शादी होगी तो ठीक हो जाएगा। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो सारी जिंदगी इसी तरह की जिंदगी गुजारूं या फिर इस तरह झूठ बोलकर अपने परिवार वालों के पास वापस आ जाऊं और फिर तलाक के लिए केस कर दूं। और मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। मैंने देखा नेहा के बाजू पर अभी भी निशान थे। मैंने कहा, क्या ये सब कुछ तेरे साथ किया? तो कहने लगी, हाँ, इसी ने मेरे साथ किया। मैं ये सब कुछ कभी भी नहीं भूल सकती। मेरा दिल टूट गया है, मेरी आत्मा मर गई है, मैं अब किसी के काबिल नहीं रही। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे समझाया तो वो 2 हफ्ते बाद मेरे घर मुझसे मिलने आई। मेरी माँ से भी मिली। मैंने इसे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताया तो वह हैरान रह गई। इसने कहा, तुम लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है? मैंने कहा, हम किस तरह पता कर सकते हैं? हमने तो पोस्टमार्टम भी करवाया था, भाई से भी पूछा था और 8 दिन वाली बात भी इसे बताई कि 8 दिन तो मैं कमरे में थी। ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने कमरा छोड़ा तो ये सब कुछ हो गया। भाई के पास बहुत पैसा है, उसने वो पुराना वाला घर भी खरीदा है और इस मोहल्ले में नया घर भी खरीदा है। हमारे लिए गाड़ी भी लिया है। इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। परसों माँ के लिए सोने के कंगन भी बनाकर लाए थे। मुझे लगता है कि इसके नसीब में पैसा तो है, लेकिन हम सफर नहीं है। होता है ना कुछ लोग जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है कि मेरा भाई भी ऐसा ही है। इसने इतना पैसा कमाया, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस इस घर में भाभी नहीं आ रही है। अब तो मेरी शादी भी तय हो गई है और मेरा भाई मेरे लिए ऐसा दहेज बना रहा है कि पूरी दुनिया देखेगी कि किससे भाई ने अपनी बहन को दहेज दिया था। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बहन शादी होने से पहले इस घर में ये भाभी आ जाए, ताकि ये घर सोना ना रहे, मेरी माँ और मेरे भाई को अकेला ना रहना पड़े। पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। नेहा अपने बारे में बताने लगी। इसने कहा, मेरी माँ बाबूजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अब मुझे अपनी भाभी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन अब मुझसे शादी कौन करेगा? लोग कहते हैं कि कितना अच्छा रिश्ता था, उसको भी धप्पा ले गया और फिर भी इसकी इससे नहीं निभी, तो इसका मतलब इसमें ही कोई गलती है। वो बहुत परेशान थी। इसकी परेशानी देखकर मेरे दिल में एक बात आई, लेकिन ये बात ऐसे नहीं आई। 2-4 मुलाकातों के बाद मैंने ये मशवरा अपनी बहनों से किया। उन्होंने कहा, पहले हमारा दिमाग खराब था, हमने भाई की शादी करवाई, फिर इसका अपना दिमाग खराब हुआ जो वो किसी की लड़की उठाकर ले आया जो इस दुनिया में नहीं रही, और अब लगता है तू अपना सर गुना लेना चाहती है। तेरी शादी होने वाली है तो इस तरह की हरकतें ना कर। बार बार हम घर भी नहीं बदल सकते। मेरी बहनें ने तो अब मेरे घर आना भी छोड़ दिया था और इनके ससुराल में इनको बहुत बातें सुनाई गई थी। इनको दी गई ताने जैसे कि कहाँ गए थे, कि लगता है तुम लोगों ने कोई गुनाह किया है जो तुम्हारे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। पता नहीं किस किस्म के लोग हो, इसलिए उन्होंने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया था। फिर उन्होंने कहा, भाई की आखिरी शादी भी बहुत चुपचाप थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में सबको पता चल गया था।
ऐसी बातें कहीं छुपती नहीं हैं, कहीं ना कहीं से निकल जाती हैं, लोग बोल ही देते हैं। मैंने नेहा से कहा, अगर तुम मेरे भाई से शादी करोगी? तो वो हैरान रह गई, क्योंकि इसी दिन इसकी भाभी ने इसे घर से निकालने को कहा था और इसका भाई भी साथ था। वो बहुत परेशान थी, थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ गई थी, लेकिन इसे वापस जाना ही था। वो कहने लगी कि शादी तो मैं तुम्हारे भाई से कर लूंगी, लेकिन तुम जो इतनी कहानियां सुन चुकी हो, इनका क्या तुम मुझे भी इस दुनिया से भेजना चाहती हो? मैंने कहा कि नहीं, लेकिन यही तरीका है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मैंने इसे बहुत सारी कहानियां सुनाई और इसे मनाया। जब उसने ये बात मान ली तो मैंने सुनी कि मेरी माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे इनकी आखिरी बात सुनाई दी जो बहुत अजीब थी। वो कह रही थी कि अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पिछले पैसे भी दे दूंगी। मैंने पूछा कि किससे बात की थी और क्या किसी से उधार लिया था? उसने कहा कि हाँ, कुछ लिया था, वही पैसे मांग रहे थे। मैंने अपने भाई को बताया और वो नाराज हो गया और गुस्सा करने लगा। मैंने कहा कि क्या वो पागल हो गई है? मेरी माँ ने पूरी तरह से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने अपने भाई को किसी तरह से मना लिया। मैंने कहा कि टूटे हुए लोग ही एक दूसरे को संभाल सकते हैं। भाई और मेरी दोस्त दोनों बहुत परेशान थे। इसकी भाभी और भाई ने इसे घर से निकाल दिया और अब वो हमारे घर में रहने लगी। अब हमने भाई के दिमाग में ये डाल दिया कि इसकी शादी इसे करवा दी जाए। शायद भाई खुद गरज हो गया था, इसलिए इसने कहा कि ठीक है, लेकिन इसने ये भी कहा कि हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। रात को तुम अपने दोस्त के साथ कमरे में सोया करोगी या वो तुम्हारे कमरे में आकर सोएगी और सिर्फ दिन में ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने 8 दिन इसी तरह बिताए और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। इतनी बार ठोकर खाने के बाद भी अगर हम मुंह के बल गिरे तो इसका मतलब हमारे अंदर ही कोई दोष है। इस बार भी हमने कोर्ट मैरिज करवाई और रीति रिवाज भी पूरे की हैं। मेरी दोस्त नेहा अब मेरी भाई की बीवी बन गई थी। 1 महीने तक हम ऐसे ही दिन गुजार रहे थे। मैं हमेशा नेहा के साथ सोती थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि ये सब ठीक नहीं है। जब लड़के लड़की की शादी हो जाती है तो उनकी सुहागरात जरूर होती है, नहीं तो घर पर परेशानी आ जाती है। मैंने कहा कि पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं हमेशा नेहा के साथ रहती थी, इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। दिन भर वो मेरे साथ रहती थी और रात को हम वैसे भी साथ सोते थे। लेकिन मेरी भी 1 साल बाद शादी थी और मेरे होने वाले शौहर भी विदेश में रहते थे। उन्होंने कहा था कि छुट्टी पर लौटकर आएंगे तो शादी होगी। 2-3 महीने बीत गए और कुछ नहीं हुआ। हम बड़े खुश थे कि लगता है हमारे पीछे कुछ मसला था, लेकिन वो ठीक हो गया। एक दिन नेहा ने गलती कर दी कि वो अपने शौहर के कमरे में जाकर सो गई। इसने कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए जा रही है, सोने के लिए मेरे कमरे में आ जाएगी, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं भी कमरे के अंदर छुप गई थी। भाई वहाँ आया ही नहीं। मैंने जो देखा इसे सारी सच्चाई सामने आ गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी देर बाद नेहा और मेरे कमरे से चीखे की आवाजें आने लगी। जब हमसे पूछा गया कि क्या हुआ तो हमने कहा कि हमने चूहा देखा था इसलिए डर रहे हैं। फिर एक दिन हमने भाई को नेहा को अपने सामने बिठाया और कहा, भाई आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके बाद तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें जल्दी एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इसने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। मैंने इसे बताया और भाई फूट फूट कर रोने लगा। इसने अपना सर पकड़ लिया। नेहा भी हैरान रह गई। हमारी आंखों में भी आंसू थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है और हम सब बेखबर थे। असल में मेरे भाई की जिंदगी में जो भी कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ थी। यही सब इसने दोबारा किया गया था, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि अगर बेटे की शादी कर दी तो वो हमें पैसे नहीं देगा। इसने मेरी सभी भाभियों के साथ ऐसा ही किया था। तो कभी किसी पर शाम छोड़ देती थी तो कभी किसी के साथ ऐसा करती थी कि वो पोस्टमार्टम में बिल्कुल भी ना आए और इन्हें इस दुनिया से भेज देती थी। हम हैरान थे कि हमारी माँ ऐसा सब कैसे कर सकती है। भाई हमारी सभी खर्चे उठाता था। मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। पढ़ाई खत्म हो गई। अब वो मेरा दहेज बना रहे थे। उसने बाकी बहनों का भी दहेज बनाया और महीने के महीने इन्हें कुछ ना कुछ भेजता था। शादी नहीं हो रही थी क्योंकि जब मैं अपनी भाभी सारा के साथ रह रही थी तो माँ को मौका नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि दुल्हा दुल्हन की शादी हो और वो एक दूसरे से रहे तो अच्छा नहीं होता। जिस दिन मैं अपनी भाभी सारा के साथ नहीं थी उस दिन वो इस दुनिया से चली गई थी। ये सब कुछ मेरी माँ का किया धरा था। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी इसलिए कि वो फिर से किसी से सांप मंगवा रही थी। ऐसा जहरीला सांप जो काटने के बाद पानी भी नहीं मांगता। शायद पहले ही किसी से मंगवा लिया था और इसके पैसे अभी तक नहीं दिए थे। जैसे ही मैं वहां से गई उन्होंने काल काट दी। अब जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो ये था कि जब मेरी भाभी सो रही थी तो माँ ने एक पिटारी खोली और इसके अंदर से सांप निकालकर
इसके कमरे में छोड़ दिया। मैं कमरे में छुपी हुई थी और मैंने कैमरा भी चालू रखा था क्योंकि मैं इनकी वीडियो बनाना चाहती थी। वीडियो तो मैंने बना ही ली, लेकिन साथ ही मैंने उस सांप को भी मार डाला ताकि मेरी भाभी की जान बच सके। हम लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन जब बाकी लोग कमरे में आए तो हमने कहा कि हमने चूहा देखा है। मेरी भाई ने अपना सर पकड़ लिया और हम लोग भी हैरान रह गए कि अब क्या किया जाए। मैंने कहा कि इन तीनों का क्या कसूर था, इनकी क्या गलती थी, ये सब कुछ माँ की वजह से हुआ है। अब हमें अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह करने से क्या फायदा होगा। भाई ने कहा कि इसने सोच लिया है कि इसे क्या करना है। उन्होंने नेहा को एक अलग फ्लैट दिलवाया और जब माँ ने पूछा तो कहा कि इसने इसे छोड़ दिया है, वो इस दुनिया में तो है लेकिन वो इसके साथ नहीं रहना चाहता था। मेरी शादी करवा दी गई जो बहुत धूमधाम से हुई। मैं अपने घर की हो गई और इसके बाद भाई ने मेरी माँ को मामा के पास भेज दिया और कहा कि वो दूसरे मुल्क जाकर नौकरी करना चाहता है। माँ मामा के पास चली गई और वो नेहा के साथ घर में रहता है। अब इसे 2 साल हो गए हैं और माँ को अभी तक पता भी नहीं चला है कि ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था और हम बताते भी नहीं हैं। पता नहीं ये कब तक चलेगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन भाई का कहना है कि वो कभी भी अपनी माँ और बीवी को एक साथ नहीं रख सकता और ना ही अपनी माँ को ये सब कुछ बताकर जाहिर कर सकता है कि उसने ये सब कुछ किया है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। माँ शायद भूल गई कि वो हमारी माँ है और एक माँ के दर्जे पर कायम नहीं थी। उसे ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें तो याद है कि वह हमारी माँ है। यही प्रॉब्लम है कि माँ बाप अगर आपके साथ कुछ बुरा करें तो आप इन्हें सजा कैसे दे सकते हैं। अब आप लोग ही बताएं कि इसके बाद हम क्या करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।